हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थ्योरम है। कहना चाह रहा है कि इफ़ ए इज एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, अगर ए किसी ग्रुप का एलिमेंट है, देन प्रूव दैट, तब सिद्ध करना है, इट्स नॉर्मलाइजर इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। तब उसका जो नॉर्मलाइजर है उसको सिद्ध करना है कि वो नॉर्मलाइजर जो होता है वो सब ग्रुप होता है उस ग्रुप का। ओके, नॉर्मल सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर। वी नो दैट नॉर्मलाइजर को जो डिफाइन किया जाता है बेटा, वो ऐसे डिफाइन किया जाता है, एन ए इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। ध्यान से सुनना, ये एक सेट निकल करके आता है, आपको भी पता है सेट का सिंबल है। जिस भी एलिमेंट के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ मैं हर एक ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट की मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद जिन जिन एलिमेंट के साथ कोमोटेटिविटी पास होती है उनका एक सेट बनाता हूँ। वो जो सेट होता है उसको बोलता हूँ मैं नॉर्मलाइजर। फिर बता रहा हूँ, ग्रुप के अंदर अगर 5 एलिमेंट है, ओके, ग्रुप के अंदर अगर 10 एलिमेंट है या 20 एलिमेंट है, ए भी ग्रुप का ही एलिमेंट होता है। तो मान लिया जैसे 2 के साथ में 5 का गुणा कर रहा हूँ, अगर 2 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 2 हो जाए, फिर 2 के साथ में 10 का गुणा कर रहा हूँ, 2 गुणा 10 बराबर 10 गुणा 2 हो जाए, फिर 2 के साथ ही मैं 15 का गुणा कर रहा हूँ। ए को मैं फिक्स करते हुए एक्स को वेरी करा करके हर बार कोमोटेटिविटी कंडीशन जितने एलिमेंट के लिए पास होती है तो उन एलिमेंट को एक सेट के अंदर लिखता हूँ और वो जो सेट होता है उसको बोलता हूँ मैं नॉर्मलाइजर। समझ आ चुकी बात? क्लियर है ना? आगे की तरफ से चलते हैं। और अगर और डिटेल में जानना है आपको नॉर्मलाइजर के बारे में तो मैं आपको और डिटेल में भी बता सकता हूँ। लास्ट में बताऊँगा नॉर्मलाइजर एक्चुअल में है क्या। लास्ट में बताना तो सही नहीं होगा यार, अभी बताता हूँ। एक पेपर निकाल लूँ मैं, अभी आपको नॉर्मलाइजर की और डिटेल देता हूँ क्या है, व्हाट इज़ द नॉर्मलाइजर। मान लिया जाए आपके पास ग्रुप है कोई, सपोज दैट ए, मेरे पास कोई ग्रुप है जी, उसके अंदर एलिमेंट है मान लिया ए बी सी और डी। ओके, मान लिया एन ऑफ एफ निकालना है, नॉर्मलाइजर ऑफ एफ निकालना है। आप क्या करोगे, एफ इंटू ए निकालोगे। अगर एफ इंटू ए बराबर हो जाए एफ ए के, एफ इंटू ए बराबर हो जाए ए एफ के, फिर आप बी इंटू एफ निकालोगे, ये बराबर हो जाए एफ इंटू बी के, फिर आप सी इंटू क्या निकालोगे, सी इंटू डी निकालोगे, बराबर हो जाए, सॉरी, सी इंटू एफ निकालोगे, सी इंटू एफ बराबर हो जाए एफ इंटू किसके, सी के, एफ इंटू सी के, फिर आप निकालोगे डी इंटू एफ निकालोगे, बराबर हो जाए एफ इंटू डी के, एफ इंटू किसके, डी के। तो जो है ना, जिस एलिमेंट के साथ ये कॉम्पिटिटिविटी की कंडीशन पास हो रही है, ठीक है ना, उनका अगर मैं सेट बनाऊंगा, मान लिया ये हर एक एलिमेंट के लिए पास हो चुका, दिस इज नोन एज नॉर्मलाइजर। ये होती है फंडामेंटल डेफिनेशन। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे को दिखाना है कि ये तो मेरे पास नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन है। वी वांट टू प्रूव दैट एन ए इज ए सब ग्रुप। यही है ना आपका टारगेट, आपको दिखाना है कि एन ए जो है ना मेरे पास सब ग्रुप है। ओके, सबसे पहले चूंकि सीधा कह रहा हूँ बेटा मैं, चूंकि जी इज ए ग्रुप, अगर जी ग्रुप है तो जाहिर सी बात है कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू जी होगा। ओके, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग टू जी है तो अगर मैं आइडेंटिटी के ऊपर नॉर्मलाइजर की कंडीशन लगाता हूँ, देन बाय नॉर्मलाइजर डेफिनेशन नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन होती है कि ग्रुप के एलिमेंट को एन ए वाले एलिमेंट से, जो पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसके रिस्पेक्ट में आपको नॉर्मलाइजर निकालना है, उससे मल्टीप्लाई करो, ये कंडीशन पास होनी चाहिए। ओके, देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर मेरे पास क्या होगा भाई, ई जो है ना वो बिलोंग्स टू एन ए होगा। क्यों होगा, ध्यान से सुनना, क्यों होगा मेरे पास, क्यों, ए इंटू ई बराबर ई इंटू ए बराबर ए है। आप जानते हो
ए इंटू ई या ई इंटू ए बराबर किसके निकल कर क्या ए क्या। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये वाली कंडीशन पास हो रही है। ओके, एक एलिमेंट जो है जिसके रिस्पेक्ट में नॉर्मलाइजर निकाल रहा हूँ, ए इंटू ई यानी ए इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू ए बराबर ए के, यानी ये वाली कंडीशन पूरे तरीके से पास हो रही है। ओके, सो दैट ई बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर, नो प्रॉब्लम। सपोज दैट ये जो नॉर्मलाइजर है, सपोज दैट एन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 5। क्लियर है ना। जब एन ए नॉट इज इक्वल टू 5 है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। मैं वही कह रहा हूँ, सो दैट अगर ये नॉट इज इक्वल टू 5 है, सो दैट इसके अंदर एलिमेंट मान लिए मैंने कहा कि सपोज दैट x1 x2 दो एलिमेंट मान लिए मैंने, x1 x2 बिलोंग टू एन ए। मान लिया जाए ये दो एलिमेंट नॉर्मलाइजर के एलिमेंट हैं। अगर ये दो एलिमेंट नॉर्मलाइजर के एलिमेंट हैं, देन बाई डेफिनेशन क्या होगा, देन बाई डेफिनेशन से मेरे पास कंडीशन होगी बेटा, a इंटू x1 बराबर होगा x1 इंटू ए। बिल्कुल होगा ना, देखो ना आप जैसे यहाँ है। और एंड a इंटू x2 बराबर होगा मेरे पास x2 इंटू ए। बिल्कुल कंडीशन होगी। नाउ सेकंड स्टेप को देखता हूँ, यहाँ से चलता हूँ। नाउ इसकी बात करता हूँ, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना आप। ax2 बराबर होगा मेरे पास x2 इंटू ए। मैंने इसके अंदर दोनों तरफ x2 और x2 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया। ध्यान से देखना है क्या किया मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया इस तरफ, देखो आप, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया x2 के इन्वर्स से, x2 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया। रीज़न मैं आपको दूंगा क्यों किया। और फिर x2 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरा एज इट इज रहा ax2, और इधर भी मैंने x2 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले के अंदर। सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ लगाया। ओके, यहाँ मैंने क्या किया, ये तो है ही, इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई किया, x2 का इन्वर्स, और ये हुआ x2 और ये हुआ a, और ये फिर मल्टीप्लाई किया x2 का इन्वर्स, कर दिया मल्टीप्लाई दोनों तरफ। यहाँ देखो बेटा, एक एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसके अंदर एसोसिएटिविटी लगाऊंगा, और मैं जो इसको लिख सकता हूँ, इसको इसके साथ लिखा जा सकता है x2 का इन्वर्स इंटू ए। क्लियर। और आगे एसोसिएटिविटी से x2 इंटू x2 का इन्वर्स। क्लियर। इस तरफ मेरे पास इसके ऊपर भी एसोसिएटिविटी कंडीशन अप्लाई करी, ये निकला x2 का इन्वर्स इंटू x2 और इंटू a इंटू x2 का इन्वर्स। क्लियर, नो प्रॉब्लम। सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने x2 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई क्यों किया। सवाल पैदा ये होता है कि आपने x2 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई क्यों किया। मैं आपको पहले ही बोल चुका था कि x1 और x2 नॉर्मलाइज़र के दो एलिमेंट हैं। अगर ये एलिमेंट है नॉर्मलाइज़र के, तो जाहिर सी बात है इनका इन्वर्स भी जो है उस सेट के अंदर होगा। ओके, अगर सेट के अंदर होगा तो नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गुणा किया जा सकता है। क्लियर, ऐसे गुणा किया जा सकता है। आगे की तरफ चलते हैं। अगर गुणा होने के बाद गुणा हो सकता है तो आगे कुछ रिजल्ट भी आ सकता है। रिजल्ट की बात करते हैं, अब देखते हैं भाई रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ से मेरे पास कितना निकल गया बेटा, ध्यान से देखना है अब आपको। हमारे पास कंसेप्ट होता है x2 इंटू x2 का इन्वर्स बराबर कितना होता है, आइडेंटिटी होता है ना, और आइडेंटिटी बराबर होता है x2 इन्वर्स इंटू x2। मैंने यहाँ वैल्यू डाली, यहाँ वैल्यू डाली मैंने, कितना निकल कर क्या आया मेरे पास, ये मेरे पास निकला बेटा इधर x2 का इन्वर्स इंटू ए। ये एलिमेंट हुआ मेरे पास आइडेंटिटी के बराबर, इज इक्वल टू, इस तरफ मेरे पास निकल गया आइडेंटिटी इंटू ए x2 का इन्वर्स। निकल गया ना। आगे चलता हूँ, अगर निकल गया तो, अगर आपकी समझ में आ चुका और निकल चुका, आगे चलते हैं बेटा। यहाँ से मेरे पास क्या निकला बेटा भाई, इसकी जब इसके साथ गुणा करूँगा आइडेंटिटी निकलेगा, इसकी इसके साथ गुणा करूँगा आइडेंटिटी निकलेगा। निकलने के बाद इसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना है। इधर मेरे पास निकला x2 का इन्वर्स इंटू ए बराबर ए x2 का इन्वर्स। क्लियर। अब देखो बेटा,
कंडीशन मेरे पास क्या थी, एन ए इक्वल टू था मेरे पास एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ए, सॉरी एक्स ए इज इक्वल टू था मेरे पास। इसकी जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स, यही तो डेफिनेशन बताई थी। यहाँ देखो क्या हुआ है, यहाँ एकदम रिवर्स हो चुका है, उल्टा हो चुका है। x2 का इन्वर्स इंटू ए बराबर a इंटू x2 का इन्वर्स। ओके, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि अगर नॉर्मल की ये वाली कंडीशन पास हो चुकी, ये वाली कंडीशन जब यहाँ पास हो चुकी, तो बाय डेफिनेशन मतलब निकलता है कि जो x2 का इन्वर्स है वो बिलोंग्स टू एन ए है, यानी ये जो एलिमेंट है ये नॉर्मलाइज़र के अंदर है। क्लियर? आगे देखता हूँ, चूँकि फिर देखता हूँ मैं, मेरे पास क्या था, मैं क्या मान चुका था कि x2 तो नॉर्मलाइज़र के अंदर है ही। ये देखो आप, ये मैं सपोज कर चुका था कि x2 तो नॉर्मलाइज़र के अंदर है ही। तो यहाँ से क्या मतलब निकला, इससे क्या सिद्ध हुआ, x2 का इन्वर्स भी नॉर्मलाइज़र के अंदर है। इन्वर्स एलिमेंट तो आ चुका। अगेन अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने किया a इंटू x1 इंटू x2 का इन्वर्स, ये एलिमेंट लेकर के चला। सवाल पैदा ये होता है कि क्यों लेकर के चला। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ए नॉन एम्प्टी सेट इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ a इंटू बी का इन्वर्स बिलोंग टू h। ए नॉन एम्प्टी सेट h इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू h। ये स्टेटमेंट, ये थ्योरम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ओके, मैं इसी कंसेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं दिखा दूंगा a इंटू बी का इन्वर्स एन ए के अंदर है, यानी नॉर्मलाइज़र का एलिमेंट है, तो नॉर्मलाइज़र सब ग्रुप हो जाएगा। कंडीशन डबल होती है यहाँ पे, नॉन एम्प्टी सेट सब ग्रुप है, अगर सब ग्रुप है ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू h है, और अगर ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू h है तो सब ग्रुप है। ओके, ठीक है ना। मैं यही दिखाऊंगा कि अगर ये वाला एलिमेंट इस नॉर्मलाइज़र के अंदर आ चुका तो ये सब ग्रुप हो जाएगा, और यही मेरा टारगेट है। ओके, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ लिखो आप, इसको मैं लिख सकता हूँ, जब इसके ऊपर सहचर्यता लगाऊंगा, इसको लिखा जा सकता है बेटा ए x1 इंटू x2 का इन्वर्स। लिखा गया ना, दोबारा लिख रहा हूँ। यहाँ से मेरे पास ए x1 इंटू x2 का इन्वर्स, एसोसिएटिविटी लगाई, ब्रैकेट हट जाएगा, इसके ऊपर पहुँच जाएगा ब्रैकेट, कितना निकल करके आएगा, ये होगा ए x1 इंटू x2 का इन्वर्स। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, ए x1 नॉर्मलाइज़र के अंदर कंसेप्ट क्या है, ए x1 बराबर किसके होना चाहिए, x1 इंटू ए के होना चाहिए ना, एन ए के अंदर। नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन तो यही है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा x1 इंटू ए बाई डेफिनेशन, नॉर्मलाइज़र की कंडीशन से। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि x1 भी जो है ना नॉर्मलाइज़र का एलिमेंट है। ये देखो आप, ये बात मैं मान चुका हूँ, उसके बेस पे इसको लिखा जा सकता है x1 भी नॉर्मलाइज़र का एलिमेंट है। अगर x1 नॉर्मलाइज़र का एलिमेंट है तो ए x1 को x1 इंटू ए लिखा जा सकता है। ओके, और इंटू मेरे पास क्या है, x2 का इन्वर्स। जब इसके ऊपर मैं एसोसिएटिविटी लगाऊंगा, तो मेरे पास कितना निकल करके आएगा बेटा, ये सीधा हो जाएगा, x1 तो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, ये होगा मेरे पास a इंटू x2 का इन्वर्स, ये हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि x2 जो है वो नॉर्मलाइज़र का एलिमेंट है। अगर नॉर्मलाइज़र का एलिमेंट है तो a x2 के इन्वर्स को लिखा जा सकता है x2 का इन्वर्स इंटू ए। नॉर्मलाइज़र का एलिमेंट है तो कंडीशन पास होगी। फिर उसी की बात कर रहा हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ x1 इंटू x2 का इन्वर्स इंटू ए। फिर इसके ऊपर एसोसिएटिविटी लगाई मैंने, तो जाहिर सी बात ये ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा। इसको लिखा जा सकता है बेटा x1 इंटू x2 का इन्वर्स इंटू ए। इस लाइन का मतलब क्या निकला, इस लाइन का मतलब निकला कि x1 इंटू x2 का इन्वर्स बिलोंग्स टू एन ए। डेफिनेशन बताऊँ आप, एन ए की जो डेफिनेशन बताई थी वो मैंने ये बताई थी कि x बिलोंग्स टू तो g होना चाहिए, एक्स ए बराबर ए एक्स हो, ये तो है ही।
दूसरा एलिमेंट आना चाहिए ये वाला दूसरा x। देखो आप Na तो है ही, x1 x2 का इन्वर्स बिलोंग आ चुका मेरे पास, x1 x2 का इन्वर्स आ चुका। अगर ऐसा है तो बिलोंग टू Na आ चुका। और मैं थ्योरम जो जानता था, मैं जानता था ए नॉन एम्प्टी सेट एच इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच। देखो आप, मैंने ये प्रूफ किया ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच, इसका मतलब निकला कि जो सेट है वो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है। मैंने ये प्रूफ किया ओके कि ये इसके अंदर है, इसका मतलब क्या निकला एन ए इज ए एन ऑफ ए इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, एन ए इज ए नॉर्मल नहीं सॉरी एन ए इज ए सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप की बात आगे करेंगे, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। क्लियर? फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं।